हेलो गाइस, कैसे आप लोग सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम का एक टॉपिक, दैट इज पार्किंसंस डिजीज। जो हम पढ़ने वाले हैं न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स नर्वस सिस्टम के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसमें पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, कॉजेज पढ़ेंगे, सिम्टम्स पढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक एवेलुएशन पढ़ेंगे एंड हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ऑल्सो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ डेफिनेशन। सबसे पहले हम पार्किंसंस की बात करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ये क्या है? एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। प्रोग्रेसिव, ये एकदम सडनली नहीं होता है, प्रोग्रेसिव में होता है, ठीक है, क्रॉनिक होता है। ये न्यूरो डिजेनरेशन हो जाती है हमारे कहाँ पे? ब्रेन के अंदर, मोस्टली कहाँ पे? मिड ब्रेन एंड बेसल गैंग्लिया। जो हमारे ब्रेन के अंदर सेल्स होते हैं उनकी क्या होती है? न्यूरो डिजेनरेशन, यानी कि न्यूरॉन्स की डेथ होने लगती है, यानी कि ब्रेन के सेल्स की डेथ होने लगती है, ठीक है। जिसकी वजह से हमें क्या हो सकता है? रेस्टिंग ट्रिमर्स, यानी कि जब हम बैठे होते हैं पेशेंट को ट्रिमर्स आने लगता है, जैसे हाथ कांपने लगते हैं, ठीक है। रिजिडिटी हो जाती है, ब्रेडिकाइनेस हो गया एंड पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। प्राइमरीली ये होता कैसे है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? एक डोपामाइन है। डोपामाइन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। वो क्या, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर एंड उसकी वजह से हमें पार्किंसंस डिजीज देखने को मिलती है। यहां पर क्या है? जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है एंड उसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज हो जाती है, ठीक है। यहां पर क्या है? प्रोपोर्शनल हो जाता है, यानी कि अगर डोपामाइन डिक्रीज हुआ तो एसिटाइल कोलिन जो होगा वो इंक्रीज होगा। एसिटाइल कोलिन क्या है? ये भी एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। ये आपने एनाटॉमी में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा न्यूरो ट्रांसमीटर्स के बारे में, तो यहां पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट ओनली टॉपिक पे टू द पॉइंट आंसर करेंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पार्किंसंस डिजीज। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ पार्किंसंस डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके कॉजेज होते हैं वो आइडियोपैथिक होता है। सबसे पहले आइडियोपैथिक क्या होता है? अननोन होता है, रीजन ही पता नहीं होता है पार्किंसंस डिजीज क्यों हो रही है, ठीक है। कि यानी तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिनकी वजह से हो सकता है, ठीक है, पार्किंसंस डिजीज। सबसे पहले आता है इसमें जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर में क्या आता है? कुछ सर्टेन इनहेरिटेड म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है। जो जैसे किसी के फैमिली में किसी को पार्किंसंस डिजीज था, ठीक है, तो जीन म्यूटेशंस की वजह से वो उसके ऑफस्प्रिंग में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में लेता हूं एक, ठीक है, LRRK2, ये क्या होता है? ल्यूसिन रिच रिपीट काइनेस 2। ये क्या होता है? एक जीन होता है। क्या होता है? एक जीन होता है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? क्रोमोसोम नंबर 12 पे, ठीक है। यहाँ पर क्या है? इसमें अंदर म्यूटेशंस आती हैं जिसकी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ डोपामाइन सिक्रीट होने लगता है, यानी कि कम डोपामाइन सिक्रीट होने लगता है और उसकी वजह से हमें पार्किंसंस डिजीज होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनवायरमेंटल ट्रिगर्स के बाद। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स के अंदर अगर हम एक्सपोज में आ गए, टॉक्सिन्स के एक्सपोज में, ठीक है, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, ठीक है, या हैवी मेटल्स हो गए, किसी भी कारण, रेस्पिरेटरी के थ्रू, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, यानी कि कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड, ठीक है, थ्रू हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होके, ठीक है, हमारे न्यूरॉन्स तक पहुंचते हैं एंड वहां पर क्या करते हैं? डीमाइलिनेशन क्या किसकी करते हैं? न्यूरॉन्स की, एंड न्यूरॉन्स की डेथ होने लगती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पार्किंसंस डिजीज हो सकती है। अब हम उसके बाद करेंगे एज। मोस्टली जो पार्किंसंस डिजीज है ये ओल्ड पीपल्स में देखा गया है, यानी कि जिनकी उम्र 60 ईयर से ज्यादा है, क्योंकि एज के साथ साथ हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है ये भी मतलब कम फंक्शन करने लगते हैं, इसीलिए यहाँ पर पार्किंसंस डिजीज के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एज मेन फैक्टर है, ठीक है, रिस्क फैक्टर है जिसको ये पार्किंसंस डिजीज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है, दैट इज न्यूरोबायोलॉजिकल चेंज। यहाँ पर क्या है? एबनॉर्मल प्रोटीन्स हमारी बॉडी में
बन जाते हैं एंड एक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारे ब्रेन के सेल्स के अंदर, ठीक है। एंड वहां पर क्या करते हैं, वो ब्रेन की सेल्स को डेड करने लगते हैं एंड जिसकी वजह से हमें पार्किंसंस डिजीज होती है, ठीक है। ये हो गए कॉजेज ऑफ पार्किंसंस डिजीज। हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज। यहाँ पर दो तरह के सिम्टम्स हैं, मोटर सिम्टम्स है एंड नॉन मोटर सिम्टम्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोटर सिम्टम्स, यानी कि जो कार्डिकल फीचर्स है किसके, सिम्टम्स के। इन्हीं के बेसिस पे हम डिफरेंट पता कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या है, पार्किंसंस डिजीज है। इसीलिए इनको हम बोलते हैं क्या, कार्डिकल फीचर्स, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, ट्रिमर्स आते हैं। और जो ट्रिमर्स होते हैं वो कौन से ट्रिमर्स होते हैं, पिल रोलिंग ट्रिमर्स होते हैं। क्या होते हैं, पिल रोलिंग ट्रिमर्स, यानी कि वो क्या होता है, जब पेशेंट को ट्रिमर्स आते हैं उसकी फिंगर्स को क्या आता है, ऐसे वो सर्कुलर मोशन में घूमने लगते हैं, जैसे वो कुछ रोल कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं पिल रोलिंग ट्रिमर्स, ठीक है। यहाँ पर हैंड शेकिंग होता है, ऐसे हाथ कांपने लगते हैं, ठीक है। मोस्टली यूजुअली कब होता है, जब पेशेंट रेस्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्रेडिकाइनेस। ब्रेडिकाइनेस क्या होता है, यहाँ स्लोनेस ऑफ मूवमेंट होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि उसकी बॉडी मूवमेंट्स है वो स्लो डाउन हो जाएंगे, अच्छे से वो मूवमेंट नहीं कर, पर्पसफुल मूवमेंट्स नहीं कर पाता यहाँ पर बंदा। और यहाँ पर क्या है, जो राइटिंग होगी वो क्या होगी, माइक्रोग्राफिक राइटिंग होगी, यानी कि जब वो अगर पेशेंट लिखेगा कुछ वो बहुत ही स्मॉल स्मॉल होगा, दैट इज माइक्रोग्राफिक राइटिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर रिजिडिटी हो जाती है, मसल स्टफनेस हो जाती है, यानी कि मसल स्टफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं बॉडी के मसल्स, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, पोस्चुरल इनस्टेबिलिटी, यानी कि बैलेंस नहीं कर पाता, बंदा गिर जाता है, जब वो वॉक करता है तो वो गिरता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन नहीं है बॉडी का, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस है, वो हमारी बॉडी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ब्रेन के सेल्स की वजह से वहां पर क्या डिजेनरेशन हो जाती है ब्रेन की, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बैलेंस और कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती, ठीक है। इसके बाद ये थे हमारे मोटर सिम्टम। अब हम बात करेंगे नॉन मोटर सिम्टम्स में। नॉन मोटर सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे पेशेंट को डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी अटैक्स आते हैं, ठीक है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, ठीक है, लॉस ऑफ स्मेल हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन आते हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पीच बोलने में, ठीक है, बोलने में प्रॉब्लम आती है, स्वेलिंग डिफिकल्टीज, यानी कि जब वो कुछ खाता है उसको निगलने में, यानी कि स्वेल करने में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, डिफिकल्टी आते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्पेजिया, डिफिकल्टी इन स्पेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये नॉन मोटर सिम्टम्स थे। अगर हम बात करेंगे अब डायग्नोसिस ऑफ पार्किंसंस डिजीज, अब हम इसको डायग्नोस किस तरह कर सकते हैं। मैंने पहले बताया इसका जो कॉज है वो आइडियोपैथिक है, अननोन कॉज है। तो यहाँ पर जो डायग्नोसिस जो होते हैं वो बेसिस किस पे होते हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स पे, यानी कि सिम्टम्स से ही हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, पेशेंट को क्या है, पार्किंसंस डिजीज है। जो मैंने अभी कार्डिकल साइंस बताए थे आपको, उन्हीं से हमें पता कर सकते हैं कि पेशेंट्स को पार्किंसंस डिजीज है। बाकी हम मेडिकल हिस्ट्री पता कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, मोटर सिम्टम्स एंड प्रोग्रेशन उनका, ठीक है, जो मोटर सिम्टम्स हैं जो अभी मैंने कार्डिकल साइंस बताए उनको इवेलुएट करेंगे, इवेलुएटिंग ऑफ मोटर सिम्टम्स। एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, रेस्पॉन्स देखेंगे, एंटी पार्किंसंस ड्रग्स देंगे हम, यानी कि पेशेंट को क्या करेंगे, हम एंटी पार्किंसन ड्रग्स देंगे, जैसे लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा। ये क्या होता है, आइसोफॉर्म ऑफ डोपामाइन होता है। जब हम ये पेशेंट्स को देते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है, सिम्टम जो होते हैं वो क्या होने, ठीक होने लगते हैं। दैट इंडिकेट क्या करवाता है कि पेशेंट को क्या है, पार्किंसंस डिजीज है। और यहाँ पर क्या टेस्ट कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, डैट स्कैन कर सकते हैं। डैट स्कैन क्या होता है, डोपामाइन, ठीक है, ट्रांसपोर्टर स्कैन होता है, क्या है, मे सपोर्ट डायग्नोसिस, मतलब इससे हमें पता कर सकते हैं कि पेशेंट को डायग्नोज क्या है, पार्किंसन डिजीज है कि नहीं है। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की, ठीक है। यहाँ पर मैनेजमेंट में क्या है, मेडिकेशंस देंगे, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एंटी पार्किंसंस ड्रग्स देंगे। एंटी पार्किंसंस ड्रग्स कौन कौन से हैं, लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा। ये डोपामाइन के आइसोफॉर्म होते हैं। हम डोपामाइन डायरेक्टली पेशेंट को नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर, इसको ये क्रॉस नहीं कर पाता। एंड ड्रग्स जो है
वो क्या होगा, ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी, इसीलिए देते हम डोपामाइन के आइसोफॉर्म देते हैं, ठीक है, दैट इज लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा, एंड ये पेयर को क्रॉस करके हमारे न्यूरॉन्स को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देंगे एंटी कोलर्जेनिक ड्रग्स। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये आपस में, डोपामाइन एंड एसिटाइल कोलिन। अगर डोपामाइन इंक्रीज होगा तो एसिटाइल कोलिन डिक्रीज होगा, अगर डोपामाइन डिक्रीज हो गया एसिटाइल कोलिन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर इस डिजीज के अंदर डोपामाइन डिक्रीज होता है एंड एसिटाइल कोलिन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अब इसी एसिटाइल कोलिन को डिक्रीज करने के लिए क्या हम देंगे, एंटी कोलर्जेनिक ड्रग्स देंगे। एग्जांपल क्या है, एट्रोपिन सल्फेट है, हिमोट्रोपिन है, बेंजोट्रोपिन है, ठीक है, ये मेडिकेशंस हम दे सकते हैं पेशेंट को, जो डिक्रीज क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन को डिक्रीज करेगा। एंड यहाँ पर हम पेशेंट्स को क्या कर सकते हैं, एडवाइज करते हैं, क्या करते हैं, एडवाइज करते हैं कि पेशेंट को अवॉइड करना है विटामिन B6, ठीक है, पायरोडॉक्सिन जिसको हम बोलते हैं, विटामिन B6 क्या करना है, हमें अवॉइड करना है। क्यों, ये स्लो डाउन करता है किसके, एंटी पार्किंसंस ड्रग्स को, मतलब कि उनकी एक्शन को स्लो डाउन करता है। तो हमारी जो पार्किंसंस ड्रग्स हैं, एंटी पार्किंसंस ड्रग्स हैं, वो क्या है, अच्छे से काम नहीं कर पाएगी अगर आप दोगे विटामिन B6 यानी कि पैराडॉक्सिन, वो हमें यहाँ पर अवॉइड करना है, पेशेंट को बोलना है विटामिन B6 नहीं लेना है, ठीक है। एक और चीज को अवॉइड करना है, पेशेंट को बोलना है, जो क्या है, मोनोएमाइनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर। क्यों, ये एंटी डिप्रेशन ड्रग्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ड्रग्स एंटी पार्किंसंस ड्रग्स के साथ मिलके हाइपरटेंसिव क्राइसिस कर सकते हैं, यानी कि पेशेंट में हाइपरटेंशन हो सकता है, पेशेंट को स्ट्रोक आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो मोनोएमाइनेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स होते हैं वो हमें अवॉइड करने होते हैं जब हम पेशेंट को क्या देंगे, एंटी पार्किंसंस ड्रग्स देंगे। एक और चीज है यहाँ पर, वो है सपोर्टिव थेरेपीज, यानी कि हम पेशेंट को यहाँ पर थेरेपीज दे सकते हैं, फिजिकल थेरेपीज दे सकते हैं, यानी कि फिजिकली उसको हेल्प करेंगे मोटिलिटी में, बैलेंसिंग में, चलने में, ठीक है। स्पीच थेरेपी यानी कि उसको वॉइस में उसकी स्पीच थेरेपी दे देंगे, स्वेलिंग यानी कि वो निगल नहीं पाता उसकी थेरेपी देंगे, ट्रीट करेंगे किस तरह, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डेली एक्टिविटीज यानी कि कुछ ना कुछ काम करवाएंगे उस पे, ठीक है, उसको बोलेंगे आपको ये आज ये काम करना है, ये उसको बिजी रखना है, ठीक है। बिजी रख के क्या होगा, उसको ट्रिमर्स नहीं आएंगे, अगर वो रेस्ट में रहेगा तो उसको ट्रिमर्स, अगर वो रेस्ट में रहेगा तो उसको ट्रिमर्स आने लगेंगे, डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं, डेली एक्टिविटीज उसको बोलते हैं कि आज आपको ये काम करने हैं, ठीक है। लाइफस्टाइल मेजरमेंट यानी कि एक्सरसाइज करवाएंगे उसको, हेल्दी डाइट प्रोवाइड करेंगे, सोशल सपोर्ट यानी कि उसके जो फ्रेंड सर्कल होगा, ठीक है, उनके साथ मिलाएंगे, लोगों के साथ मिलाएंगे, रिलेटिव्स के साथ मिलाएंगे, यानी कि उसकी इंटरेक्शन करवाएंगे, कम्युनिकेशन करवाएंगे, उससे क्या होगा, एक सपोर्ट मिलता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, फैमिली मेरे साथ है, ठीक है। एक लाइफस्टाइल एक्सरसाइज करवाएंगे, उसकी हेल्दी डाइट दे देंगे, ठीक है, तो वो जल्दी रिकवर हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पर नर्स का रोल क्या है, सबसे पहले वो एनकरेज करेगी रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि नर्स डेली पेशेंट को क्या करवाएगी, एक्सरसाइज करवाएगी, लाइक वॉकिंग करवाएंगी, स्ट्रेचिंग करवाएगी, स्विमिंग करवाएगी, ये बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जो पेशेंट को वो नर्स करवा सकती है। सेकंड क्या है, उसको टीच कर सकते हैं, अगर आप अकेले जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो वॉकर साथ ले सकता है, उसको पकड़ के वो वॉक कर सकता है। और क्या कर सकती है नर्स यहाँ पे, यानी कि प्रिवेंशन कर सकती है, किससे, फॉल होने से, यानी कि पेशेंट गिर ना जाए, जैसे जहां पर वो वॉक कर रहा है, ठीक है, वहां पर रास्ते में कोई पत्थर ना हो या कुछ भी कोई ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से उसको ठोकर लग सकती है और वो गिर जाए, ठीक है। और एक और चीज है, यानी कि उसको टीच करेंगे, टेक्निक सिखाएंगे कि किस तरह उसको स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, चलना है, स्टेपिंग ओवर लाइन यानी कि फुटपाथ होता है उस पर लाइन लगी होती है, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे उसी को फॉलो करें, उसी के साथ चलना है, ठीक है। ये ट्रेनिंग दे सकते हैं हम कि इस तरह आपको चलना है। एक और चीज है यहाँ पर क्या है, प्रोवाइड क्या करवा सकते हैं, स्मॉल फ्रीक्वेंट न्यूट्रिशन रिच मील्स, यानी कि छोटी छोटी मील्स देनी है, एक साथ ही नहीं है, वो थक जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंट मील्स दें, 2-2 घंटे बाद, 3-3 घंटे बाद, ठीक है, उसको मील दे देंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन रिच यानी कि गुड प्रोटीन,
गुड फैट, हाई फाइब्रिक डाइट देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो पेशेंट क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन होता है, तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए हम हाई फाइब्रिक डाइट दे सकते हैं ताकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज हो एंड पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ना हो, ठीक है। यहाँ पर एडुकेट फ्लूइड्स दे सकते हैं, प्रिवेंट फॉर कॉन्स्टिपेशन मैंने बताया, हाई फाइब्रिक डाइट, यानी कि और एक चीज है पोजीशन जो है अपराइट पोजीशन रखेंगे मील ड्यूरिंग मील, जब वो खाना खा रहा है तो उसको क्या होगा, अपराइट पोजीशन रखनी है ताकि वो एस्पिरेट ना कर पाए कि जो खाना लंग्स में ना चला जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए उसको स्ट्रेट रखेंगे, अपराइट रखेंगे, जो खाना खाएगा वो सीधा कहाँ पे जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, स्टोमक के अंदर जाएगा, ठीक है। एक और चीज है यहाँ पर क्या है, रेफर करेंगे स्पीच थेरेपी, यहाँ पर मैंने पहले ही बताएगा कि थेरेपीज में ये काम किसका है, नर्स का काम होता है कि उसको स्पीच थेरेपी दे, ठीक है, एक्सरसाइज थेरेपी दे, ठीक है, उसको डेली एक्टिविटीज करवाए, ये सारा काम किसका है, नर्स का काम है। एंड जो नर्स का एक और काम है, प्रॉपर टाइम पे मेडिकेशंस प्रोवाइड करनी है और उस मेडिकेशन के इफेक्ट एक्शन वो प्रॉपरली कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ठीक है, यानी कि पेशेंट के सिम्टम्स ठीक हो रहे नहीं हो रहा है, ये भी किसका काम है, नर्स का काम होता है, ठीक है। ये हो गया हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इसके साथ हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी, सिम्टम्स पढ़े, कॉजेज पढ़े, डायग्नोस्टिक एवेलुएशन पढ़े, मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ी एंड ऑल्सो क्या पढ़ी, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्स का रोल क्या है पार्किंसन डिजीज के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। अगर और भी कोई टॉपिक होगा जो आपको समझ नहीं आता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो एंड मैं आपको वो एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है, आपके साथ में डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।